ये उन्हीं दिनों की बात है जब पुराने मोहल्ले में मनोरंजन का मतलब होता था रस्सी पर चलती नटिन और डमरू बजाता एक कोड़े से खुद को लहूलुहान करता नट। उस वक्त का उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर गाजीपुर शहरी चकाचौंध से दूर था, लेकिन जिंदगी से भरपूर था। मैदान के पीपल के पेड़ के बारे में बुजुर्ग कहते थे कि रात को उस पेड़ के पत्ते भी अजीब सी आवाज करते हैं, जैसे कुछ कह रहे हों। एक दिन नट और उसकी नटिन एक गधे पर अपना सामान लादे उसी पेड़ के नीचे टेंट लगाकर बस गए। दिन के वक्त तमाशा होता। नटिन हाथ में एक लंबी छड़ी लिए हुए रस्सी पर चलती, चेहरे को लाल रंगे हुए नट खुद पर कोड़े से वार करता। लोग हैरान होकर उसे देखते और उसकी तरफ सिक्के उछाल देते। दुनिया हंसती और तालियां बजाकर वहां से गुजर जाती, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि मनहूसियत ने वहां अपने पांव जमा दिए हैं। एक सुबह नट ने देखा कि उसकी बीबी गायब है। टेंट खाली था। परेशानी ने उसके चेहरे की हंसी छीन ली थी। पूरे मोहल्ले में ढूंढ मच गई, लेकिन नटिन का कोई सुराग न मिला। पुलिस भी कुछ न कर सकी। नट तो जैसे टूट गया हो। वो अब तमाशा भी नहीं करता था, खुद को कोड़े से जख्मी भी नहीं करता था। बस ज्यादा उदास होने पर हाथ में पकड़े हुए डमरू को बजाने लगता और जोर जोर से रोने लगता। दिन गुजरते गए। नट जैसे पागल हो गया हो। कभी कई कई दिनों तक सोता रहता, कभी कई दिन और रात तक जागता रहता और डमरू बजाता रहता। लोग उसके सामने कुछ खाने को डाल देते, लेकिन कभी किसी ने उसे कुछ खाते हुए नहीं देखा। उसका बदन अब कमजोर हो रहा था। वो एक दिन खामोश हो गया, लेकिन किसी को क्या पता था ये खामोशी तूफान से पहले की है। और एक दिन उसका मुर्दा जिस्म उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिला। उसने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ था। आंखों में हैरानी थी, जैसे कुछ देख रहा हो, जैसे मौत भी उससे डर गई हो। नट की लाश हटा दी गई। समाज ने सोचा कहानी खत्म, लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। उस रात पीपल के पेड़ से डमरू की खूब आवाज आई, लेकिन जब वहां लोग भाग कर आए तो ना वहां कोई नट था, न तमाशबीन, लेकिन हाँ, डमरू अभी भी बज रहा था। डमरू की आवाज अब हर रात सुनाई देती। सलीम चौधरी मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों में से थे। उन्होंने कहा, पेड़ को कटवा दो, न रहेगा पेड़ न बजेगा डमरू। तजवीज सभी को पसंद आई। आनन फानन मजदूर बुलवाए गए, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने के लिए पेड़ की तरफ बढ़े, किसी ने उन दोनों मजदूरों को हवा में उछाल दिया। जमीन पर गिरते ही उन दोनों की टांगे टूट गईं। मजदूर और सभी तमाशबीन डर कर वहां से भाग गए। उस रात पूरे मोहल्ले के हर घर में पीपल की पेड़ की तरफ से पत्थरबाजी हुई और सलीम चौधरी अपनी हवेली के सामने मुर्दा पाए गए। उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मौत से पहले कुछ देख लिया हो। मौलवी और पंडित आए, तावीज, हवन, वजीफा सब कुछ किया गया, लेकिन नट का भूत पीपल के पेड़ के साथ जुड़ चुका था। घना और पुराना बरगद का पेड़ अब उस नट का था। सलीम चौधरी की छोटी बेटी नरगिस, जो बनारस में पढ़ रही थी, बाप के मरने पर वतन वापस आई। खूबसूरत, चंचल और आत्मविश्वास से भरी हुई। शहरी थी तो अफवाहों में यकीन नहीं करती थी। कहती थी कोई भूत नहीं होता। नरगिस का मानना था कि उसके अब्बू की मौत और पेड़ के नट का कोई लेना देना नहीं, और वो हमेशा उस रास्ते से बेखौफ गुजरती थी और नट वगैरह की कहानी में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। एक रात जब वो अपनी सहेली के घर से लौट रही थी, बरगद के पेड़ के पास आते ही उसकी चप्पल टूट गई। वो झुककर अपनी चप्पल सही करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। नरगिस को अपने बदन में झुरझुरी महसूस हुई। एक लम्हे में उसकी सारी शहरी हेकड़ी निकल गई। उसने फौरन खड़े होकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। उसने फौरन झुककर अपनी दोनों चप्पलों को उतारा और हाथ में लेकर घर की तरफ तेजी से बढ़ी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उससे चला नहीं जा रहा है। बमुश्किल तमाम अपने पैरों को खींचती हुई वो अपनी हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने बेतहाशा कुंडी को खटखटाया, लेकिन जब उसकी बीमार माँ ने दरवाजे को खोला तो उसे दरवाजे के सामने बेहोश पाया। नरगिस का बदन बुखार से तप रहा था। उसके चचा ने उसे गोद में उठाकर ऊपर उसके कमरे में पहुंचाया, लेकिन उसे होश न आया। नरगिस अगले 2 दिन तक बेहोश रही
اور جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ ایک نئی نرگس تھی۔ اب وہ کسی اور زبان میں بات کر رہی تھی۔ راتوں کو کھڑکی کھول کر دیر تک ٹکٹکی لگائے وہ پیپل کے پیڑ کو دیکھتی رہتی، کبھی مردانی آواز میں بات کرتی، کبھی روتی، کبھی اس کی ڈراؤنی ہنسی سے پوری حویلی تھرا اٹھتی۔ اس کے اس حال کو دیکھ کر ڈاکٹر کہتے کہ اسے اسٹریس ہے، مولوی کہتے یہ بھوت کا چکر ہے۔ نرگس کو تعویذ پہنایا جاتا تو وہ اسے اتار کر پھینک دیتی اور پوری رات کمرے کی کھڑکی پر بیٹھی ایک ٹک پیپل کو دیکھتی رہتی اور کسی اور زبان میں بات کرتی رہتی۔ اس کی مردانی آواز کے قہقہے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتے۔ اب سبھی کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یقیناً یہ اس نٹ کے پھیر میں ہے، اور پیڑ سے آتی ڈمرو کی آواز سن کر وہ مسکرا دیتی۔ نرگس اب پوری طرح سے نٹ کے قبضے میں تھی۔ ایک دن نرگس نے مردانی آواز میں حکم دیا کہ اب کمرے میں 2 لوگوں کا کھانا آیا کرے گا۔ کسی کو اس کے کمرے کے آس پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر کا کوئی شخص اگر اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا تو نہ جانے کہاں سے سینکڑوں کالے بھرے آ جاتے اور کاٹنے لگتے۔ ایک دن غلطی سے نرگس کے کپڑے دھوبی کے پاس چلے گئے۔ کالے بھروں نے نرگس کا پورا جسم نوچ ڈالا۔ نرگس نے روتے ہوئے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس کے کپڑے منگوائے جائیں۔ گھر والوں سے اس کی کراہ اور بے بسی نہیں دیکھی گئی۔ تبھی آدھی رات کو نوکر بھیج کر اس کے کپڑے منگوائے گئے، تب جا کر کہیں نٹ کا غصہ ختم ہوا۔ اسی طرح سے کئی مہینے گزر گئے۔ نرگس کے کمرے کے پاس اب کوئی نہیں جاتا تھا۔ گھر کے اس حصے اور نرگس کو گھر کے لوگوں نے گھر سے الگ مان لیا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اکثر آنگن میں کھڑی ہو کر نرگس کے کمرے کو دیکھتی رہتی اور روتی رہتی۔ پھر ایک رات جب نوکرانی نرگس کا کھانا لے کر اوپر گئی تو اسے اس کے بستر پر مردہ پایا۔ اس رات بھی پیپل کے پیڑ سے ڈمرو کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس بار اس میں ایک خوشی تھی، جیسے کوئی جیت گیا ہو، جیسے کوئی اپنا کھیل کھیل گیا ہو۔ شاید نٹ نے آج اپنا بدلہ لے لیا۔ تب سے پیپل کے پیڑ کے پاس سے کوئی نہیں گزرتا۔ اب ڈمرو کی آواز بھی نہیں آتی، لیکن لوگوں کا یقین ہے کہ نٹ سو رہا ہے۔ لیکن وہ سب اس بات کو سوچ کر تھرا جاتے کہ کہیں وہ جاگ گیا تو پھر سے ایک نیا ناٹک شروع کرے گا، ایک نیا کھیل، موت کا کھیل۔